हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसी का डे 2 क्लास। यह सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग जो हमने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है उसी का पार्ट है, डे 2 है। आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम और दूसरे कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक यही है कि हाउ कैन अ सक्सेसफुल सिस्टम बी डेवलप। एक सक्सेसफुल सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम एक सक्सेसफुल सिस्टम बना सकते हैं। तो क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम डिपेंड्स ऑन द अप्रोच ऑफ बिल्डिंग इट, यानी कि डेफिनेटली वट एवर सिस्टम यू वांट टू डेवलप एंड वट एवर अप्रोच यू आर यूजिंग टू डेवलप दैट सिस्टम, बोथ आर वेरी मच इंटरडिपेंडेंट। अगर आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो जो मेथड्स आप लगा रहे हैं वो मेथड्स आपका सही होना चाहिए। वो मेथड कैसा है, वो कौन से अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका अप्रोच सही है देन आपका सिस्टम सक्सेसफुल होगा। लिखा भी हुआ है कि इफ़ द अप्रोच इज राइट, इफ़ द अप्रोच इज राइट द सिस्टम विल वर्क करेक्टली। आपका सिस्टम सही काम करेगा, अदरवाइज आपका सिस्टम सही काम नहीं करेगा। अब अप्रोच कैसा लगाएं तो डिपेंड करता है सिस्टम आपका कैसा है। अगर आप कोई बहुत बड़ा सिस्टम अप्रोच मतलब कि डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके हिसाब से अप्रोच लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई छोटा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अप्रोच लगाना पड़ेगा। ठीक है, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मान लेते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई बहुत बड़ा काम करवाना है आपको। अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक बड़े लेवल का वहाँ पे अप्रोच लगाना पड़ता है। अब कोई छोटा मोटा काम करवाना है तो उसके लिए छोटे मोटे अप्रोच लगाने पड़ते हैं। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से वर्क करेंगे। अगर आपको एक बड़ा सा कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, कोई बड़ा मेथड लगाना पड़ेगा। तो आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है कि वेदर योर सिस्टम विल सक्सेसफुल और नॉट, आपका सिस्टम सक्सेसफुल करेगा कि नहीं करेगा। आगे देखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक क्या है, मेथोडोलॉजी, एक मेथड है। इसको हम SDLC बोलते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेजर स्टेप, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं इसको। इसके 2 अप्रोच हैं, एक सिस्टम एनालिसिस है, यहाँ देख सकते हैं सिस्टम एनालिसिस है, एंड दूसरा जो है सिस्टम डिज़ाइन है। ठीक है, start when management or sometimes system development personnel feel that a new system of an improvement in the existing system is required। SDLC तभी स्टार्ट हो जाता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग तब स्टार्ट हो जाता है जब किसी मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि उसे एक नया सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता है और उसे जो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। तो SDLC 2 केस में इन्वॉल्व होता है। पहला केस क्या हो गया कि अगर कोई नया सिस्टम बनाना है तो वहाँ पे SDLC फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो गया कि अगर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है और उसमें कुछ अपडेट्स करने हैं तो वहाँ भी हमें SDLC इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ये मेथड लगाना पड़ता है उस सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए। The system development life cycle is a classically thought of as the set of activities that analysts, designers and users carry out to develop and implement an information system। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो SDLC जो है उन सारे वर्क्स यानी कि उन सारे एक्टिविटीज़ का सेट है। किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, SDLC इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़। द सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ लाइफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, तो 2 मेजर एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। याद रखना है SDLC के 2 मेजर एक्टिविटीज़ हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर एक्टिविटीज़ देयर आर आल्सो मेनी अदर एक्टिविटीज़। दूसरे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पहला हो गया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बिफोर डिज़ाइनिंग अ सिस्टम
वट एवर इन्वेस्टिगेट रिक्वायर्ड, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है दैट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जो हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दुकान ही खोलना है, एक छोटा सा दुकान खोलना है, तो उसके लिए आप पता करते हो कि हाँ रूम कहाँ मिलेगा, कितना मतलब कि रूम रेंट लगेगा, फिर जो हम एडवांस जो पेमेंट करते हैं वो कितना लगेगा, उसके बाद उसमें हम जो प्रोडक्ट लाएंगे वो कितने पैसे के होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा हमारा, फिर वहाँ पे हमारा आसपास का माहौल कैसा है, हमारा मतलब कि वो दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, किस चीज़ का दुकान ओपन करे। तो ये सब क्या है ना, एक्शन करने से पहले का काम है, ठीक है। वो सिस्टम ओपन करने से पहले का है, सिस्टम स्टार्ट करने से पहले का है, सिस्टम डेवलप करने से पहले का काम है। तो इसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर हम सिस्टम मतलब कि सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारा कर रहा है क्या, नाउ यू कैन डेवलप द सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, कितना खर्च आएगा, कितने हार्डवेयर्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, अगर है तो रिक्वायर क्या क्या चीज़ें लगेंगी, इन सब चीज़ों के हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। देन डिज़ाइन करते हैं सिस्टम का, रिक्वायरमेंट हो गया तो उसका डिज़ाइनिंग करेंगे, लेकिन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर केस में हम तब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उसके बाद डेवलप करने के बाद टेस्टिंग फेज की बात आती है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड मेंटेनेंस होता है। ये प्रोसेस है SDLC का, जो हम कैरी आउट करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ये इसके स्टेजेस दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा दिया गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस आता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया। लास्ट फेज जो होता है वो मेंटेनेंस होता है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि इससे कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, यानी कि जो SDLC है, जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल की आज हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल दिया गया है कि फॉर अ सक्सेसफुल सिस्टम द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड। कुछ प्रिंसिपल जो है फॉलो होने चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल क्या दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है बोथ कस्टमर्स, क्या है कस्टमर्स, ये कस्टमर्स एंड डेवलपर्स, ये डेवलपर्स, बोथ कस्टमर्स एंड डेवलपर शुड बी इन्वॉल्व फॉर एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए, यानी कि कस्टमर को भी एंड डेवलपर को भी, दोनों ही क्या है इन्वॉल्व होना है, तब हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो पाएगा। दूसरा क्या इसका प्रिंसिपल बताता है कि अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड, यानी कि एक ऐसा अप्रोच लगाना चाहिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता रहे। अब जाहिर सी बात है, जब सिस्टम डेवलप होगा तो उसमें समस्याएं तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आ ही सकता है, तो ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमें वहाँ पे लगाना है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि द क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यहाँ बात किया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, पहला स्टडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, यानी कि स्टडी करना है प्रॉब्लम को और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करना है। दूसरा क्या है कि डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होना है उस सॉल्यूशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायरमेंट को भी डिफाइन करना पड़ता है। ये क्या है, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पार्ट है। उसके बाद है आइडेंटिफाई कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। अब चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सॉल्यूशन दिए होंगे, तो सारे सॉल्यूशन को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को ढूंढना होता है हमें। नेक्स्ट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को क्या करना है, डिज़ाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑब्जर्व, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट द सॉल्यूशंस इम्पैक्ट एंड रिफाइन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट द सॉल्यूशन, ऑब्जर्व करना है, सॉल्यूशन को इवेल्युएट करना है, उसके इम्पैक्ट्स को, एंड उसको रिफाइन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली, उसके बाद क्या करना है, उसी सॉल्यूशन को फिर से इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। थर्ड क्या है प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल है फेजेस एंड एक्टिविटीज शुड बी एस्टेब्लिश, यानी कि फेज एंड एक्टिविटीज़ को हमें वहाँ पे एस्टेब्लिश करना होता है कि एक फेज के हिसाब से हमारा सिस्टम डेवलप हो। उसके बाद है फॉर कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम सम स्टैंडर्ड शुड बी एस्टेब्लिश। अब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट डेवलपमेंट हो, मतलब कि कंसिस्टेंटली डेवलप करता रहे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड भी फॉलो करने होते हैं, जिसमें से पहला स्टैंडर्ड है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है किसी सिस्टम को लेकर।
दूसरा है क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टूल स्टैंडर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे परफॉर्म करेगा इस चीज़ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या आता है, 5वें नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी एक प्रिंसिपल है, जो कि 5वां प्रिंसिपल है, जो कहता है क्या कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कोई भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो उसे एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानकर चलना है कि वो क्या है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है हमारा। उसके बाद छठा आता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इज द वे ऑफ मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजियर। अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है तो उस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देने हैं और हर एक प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड हमें यहाँ पे एडॉप्ट करने होंगे। एंड लास्ट जो प्रिंसिपल दिया गया है वो क्या है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम द सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर द ग्रोथ एंड चेंज। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें ग्रोथ हो और उसमें बदलाव होता रहे, तब सिस्टम हम सक्सेसफुल मान पाएंगे। अगर हमारा सिस्टम रिजिड है, उसमें रिजिडनेस है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, देन वो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये भी एक प्रिंसिपल है। तो 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कहता हूँ, वो कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल क्या है, बोथ कस्टमर्स एंड डेवलपर्स शुड बी इन्वॉल्व फॉर द एक्यूरेसी इन द सिस्टम, यानी कस्टमर और डेवलपर दोनों को इन्वॉल्व होना है, तब सिस्टम हमारा एक्यूरेट होगा। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमें लगाने हैं, जिससे कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दिया गया है। थर्ड क्या है, फेजेस एंड एक्टिविटीज शुड बी एस्टेब्लिश, फेज और एक्टिविटीज हमें वहाँ पे एस्टेब्लिश करने हैं। चौथा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें कुछ स्टैंडर्ड दिया गया है, जिसमें एक डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ऑटोमेटेड टूल स्टैंडर्ड है। पांचवा क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी कंसीडर एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसको हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान कर चलना है। छठा क्या कहता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगाना है, कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करना है, तब उसको सॉल्व करना है। सातवां जो है कि जो हम सिस्टम बनाए हैं उसमें ग्रोथ होना चाहिए और उसमें बदलाव भी होने चाहिए। तो ये क्या है, 7 प्रिंसिपल है जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के है, और 7 फेज है। तो याद रखना है, किसी भी SDLC के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं और 7 फेजेस होते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, वेरियस अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम। अभी हमने बात किया था कि एक सिस्टम सक्सेसफुल तभी होता है जब उसमें सही अप्रोच लगाया जाए, सही मेथड लगाया जाए, ठीक है। तो कुछ अप्रोच यहाँ पे दिया गया, कुछ मेथड्स दिया गया है, जिसका यूज करके हम सिस्टम को सक्सेसफुल बना सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा डेवलप हो सकता है। पहला क्या है, मॉडल ड्रिवन। मॉडल ड्रिवन क्या करता है कि हम जब कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करेंगे तो उसका एक मॉडल बनाएंगे, यानी कि उसका एक पिक्चर फॉर्म तैयार करेंगे कॉपी पे या फिर एक चार्ट पेपर पे, ठीक है ना, और उस पिक्चर फॉर्म से देखेंगे कि कैसे हमारा जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। तो मॉडल ड्रिवन अप्रोच उसी को बोलते हैं, उसको एक्सीलरेटेड अप्रोच है। एक एक्सीलरेटेड अप्रोच क्या कहता है कि अ प्रोटोटाइपिंग अप्रोच एम्फसाइजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल ऑफ अ सिस्टम, यानी कि एक प्रोटोटाइपिंग अप्रोच जो है वह क्या एम्फसाइज करता है कि सिस्टम के मॉडल के कंस्ट्रक्शन को कैसे किया जाए, इस पे अप्रोच करता है। डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग इज स्केल डाउन बट फंक्शन वर्जन ऑफ द डिजायर्ड सिस्टम इज नोन एज प्रोटोटाइपिंग। अब देखिए, डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग जो है यह स्केल डाउन हो जाता है, लेकिन इसका जो फंक्शनल वर्जन है वह हमेशा प्रोटोटाइपिंग को लेकर आगे बढ़ता है। यानी कि क्या बोल रहा है, फंक्शनल वर्जन ऑफ द डिजायर्ड सिस्टम इज नोन एज प्रोटोटाइपिंग, यानी जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं वो फंक्शन कैसे कर रहा है, वही प्रोटोटाइपिंग कहलाता है, ठीक है। अ प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग सिस्टम दैट इज डेवलप्ड टू टेस्ट आइडियाज एंड assumptions अबाउट द न्यू सिस्टम। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, एक सैंपल होता है, एक वर्किंग सिस्टम होता है, जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एक नया सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, परफॉर्म कैलकुलेशन, प्रोड्यूस प्रिंटेड और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म अदर मीनिंगफुल एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्किंग सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, इसमें इनपुट लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको आउटपुट दिया जाता है, और मीनिंगफुल एक्टिविटी हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो ये दूसरा
अप्रोच है इसको हम लोग एक्सेलरेटेड अप्रोच बोलते हैं। थर्ड जो है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। इट इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन विच यूजर मैनेजर्स एंड एनालिस्ट work together for several days in a series of intensive meeting to specify or review system requirements। यानी कि यह जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, यानी कि इसमें क्या होता है कि सब लोग जॉइंटली काम करते हैं, चाहे वो यूज़र हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एनालिस्ट हो, ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, कई दिनों तक काम करते हैं, कंटिन्यू काम करते हैं, और तब जाकर वे सिस्टम के रिक्वायरमेंट को समझ पाते हैं, और तब हमारा सिस्टम क्या होता है, फाइनलाइज होता है कि अब इस सिस्टम को बनाया जा सकता है। तो ये कुछ क्या है अप्रोचेज हैं जिसको हम फॉलो करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए 3 अप्रोच हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है। एक मॉडल ड्रिवन अप्रोच है, एक एक्सेलरेटेड अप्रोच है, एंड जो थर्ड है वह जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन अप्रोच। ये भी एक प्रकार का अप्रोच ही है जिसमें 2 अप्रोच एक साथ मिला हुआ है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और एक डिज़ाइन अप्रोच। ये 2 अप्रोच एक साथ मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है और एक यहाँ पे आपको देखिएगा डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन है। तो 2 अप्रोच यहाँ पे दिया गया है। तो हम पहले समझते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड graphical tool that allow the analyst to develop a new kinds of system specification that are easily understandable to user। यानी कि structured analysis क्या कहता है कि यह एक ऐसे मतलब कि सेट ऑफ टेक्निक्स है, इसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इस एनालिसिस में कुछ ऐसे टेक्निक्स का यूज करते हैं एनालिस्ट लोग जिसके माध्यम से सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को आसानी से समझा जा सकता है, यूजर लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, जो पहले का अप्रोच था, यानी कि अभी जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अप्रोच है और डिज़ाइन अप्रोच है, इससे पहले का जो अप्रोच था वह जनरली फोकस करता था किस पे, कॉस्ट पे। वह जनरली कॉस्ट पे फोकस करता था और बेनिफिट पे फोकस करता था। 2 चीज़ों पे उसका फोकस हुआ करता था, एक कॉस्ट पे और एक बेनिफिट पे फोकस हुआ करता था। Personal consideration. In contrast, structured analysis considered new goal and structured tool for analysis। यानी कि जो सिस्टम एनालिसिस है, जो स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन है, इसमें नए गोल की बात होती है, ठीक है ना। एंड स्ट्रक्चर्ड टूल फॉर एनालिसिस, कुछ स्ट्रक्चर्ड टूल की बात होती है एनालिसिस करने के लिए। द न्यू गोल स्पेसिफाई द फॉलोइंग, जो नया गोल है वो क्या स्पेसिफाई करता है, तो यूजर ग्राफिक्स वेयर एवर पॉसिबल टू हेल्प कम्युनिकेट बेटर विथ यूजर्स। यानी कि ग्राफिक्स का यूज किया जाए जहाँ भी ज़रूरत हो यूजर से बात करने के लिए। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम, लॉजिकल सिस्टम एंड फिजिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है इसको भी करके चलना है। उसके बाद बिल्ड अ लॉजिकल सिस्टम मॉडल टू फैमिलियराइज द यूजर विद सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटर रिलेशनशिप बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले लॉजिकल सिस्टम मॉडल जो है उसको यूजर के साथ और सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए, दोनों के बीच में आपस में इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ टास्क भी है जो कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस के अप्रोच के माध्यम से परफॉर्म किए जाते हैं। तो कौन कौन से टास्क हैं, पहला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ भी सबसे पहला स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस का जो अप्रोच है, इसका जो पहला टास्क है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा प्रॉब्लम एनालिसिस है, तीसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, और चौथा जो है डिसीजन एनालिसिस है। चौथा नंबर हम डिसीजन लेते हैं। तो ये जो दिया गया है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का पार्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन पे आते हैं। ठीक है, हाँ, एक और ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में हम DFD का यूज करते हैं और ERD का यूज करते हैं। ये 2 जो टूल हैं इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। DFD डेटा फ्लो डायग्राम होता है, इसमें हम डेटा के फ्लो को दिखाते हैं कि डेटा किधर से किधर की ओर फ्लो कर रहा है, और ER डायग्राम में हम बताते हैं कि कैसे 2 एंटिटी जो है आपस में रिलेट कर रहा है। तो इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज अ डेटा फ्लो बेस्ड मेथडोलॉजी। स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो है यह डेटा फ्लो बेस्ड मेथडोलॉजी है। The approach begins with a system specification that identify inputs and outputs and describe the functional aspect of the system। यह क्या करता है, यह
अप्रोच यह सिस्टम में इनपुट को, आउटपुट को और दूसरे फंक्शनल एस्पेक्ट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। द स्पेसिफिकेशन देन आर यूज एज अ बेसिक फॉर द ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यानी कि उन सारे उसको स्पेसिफाई भी करता है जो कि ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर इन द फॉर्म कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट। उसके बाद इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स भी होते हैं, मॉड्यूल्स के बीच में आप रिलेशनशिप भी होता है जो कि स्ट्रक्चर चार्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हम डेटा डिक्शनरी का भी यूज करते हैं और इसके लिए कुछ अलग हम स्ट्रक्चर टूल का भी यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो बस हमें यही समझना है कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता क्या है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन एक ऐसा मेथड है जिस मेथड्स में इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट को क्या किया जाता है, अच्छे से एक्सप्रेस किया जाता है ताकि यूजर इसको समझ सके बढ़िया से, ठीक है ना। इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और सारे मॉड्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। इसमें कई सारे टूल्स का यूज किया जाता है जिसमें से स्ट्रक्चर चार्ट भी एक प्रकार टूल ही है, डेटा डिक्शनरी भी यूज किया जाता है इसमें, और दूसरे स्ट्रक्चर टूल का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम a design is said to be top down if it is consist of a hierarchy of modules with each module having a single entity। इसमें जो मॉड्यूल का कनेक्शन होता है यह टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है जिसको हम एक हायरार्की मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसका द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ दिस डिजाइन, इस डिजाइन के यानी कि स्ट्रक्चर डिजाइन के कुछ एडवांटेज होते हैं, तो कुछ प्राइमरी एडवांटेज होते हैं। तो कौन कौन से एडवांटेज है? पहला एडवांटेज क्या है, क्रिटिकल इंटरफेस आर टेस्टेड फर्स्ट। इसमें जो क्रिटिकल इंटरफेस यानी कि जो हार्ड इंटरफेस है उसको पहले टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अर्ली वर्जन ऑफ डिज़ाइन दो इनकम्प्लीट आर यूजफुल इनफ टू रिजेंबल द रियल सिस्टम। डिज़ाइन के अर्ली वर्जन जो इनकम्प्लीट होता है उसका भी यूज किया जाता है इसमें। उसके बाद स्ट्रक्चर द सिस्टम प्रोवाइड्स एंड कंट्रोल एंड इम्प्रूव मोरल्स, ठीक है ना। ये डिज़ाइन को भी स्ट्रक्चरिंग करता है, उसको कंट्रोल प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन द ऑर्डर दैट डिटरमाइन प्रोसेसिंग। और इसमें क्या है ना, एक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है ना। द प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन द ऑर्डर दैट डिटरमाइंस प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें इसका एक प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि डिटरमाइन करता है प्रोसेसिंग को, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर डिज़ाइन। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसा पहला हो गया मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन अ प्रोग्राम इज सेगमेंटेड इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। इसमें एक बड़ा प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्या होते हैं, ब्रेक कर दिए जाते हैं। उसके बाद प्रत्येक मॉड्यूल पे क्या होता है, वर्क होता है। दूसरा कपलिंग है। कपलिंग क्या होता है, coupling is a manner and degree of interdependence between software modules, a measure of how closely connected two routines or modules are, the strength of the relationship between modules। यानी कि दो मॉड्यूल्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्या रिलेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, इसकी डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद कोहेजन आता है। कोहेजन क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कोहेजन बताता है कि कैसे कनेक्टेड है, एंड कपलिंग बताता है कितना, किस डिग्री तक, किस हद तक कनेक्टेड है। उसके बाद आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कहाँ तक यह फैला हुआ है। मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल्स का यूज किया गया है उसका मतलब स्पैन कहाँ तक है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है, जो कि क्या है यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल है इसका। उसके बाद आता है शेयर्ड यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शंस को अलग अलग तरीके से शेयर किया जाता है। ये 4-5 फंक्शंस दिए गए हैं, प्रिंसिपल दिए गए, ये 4-5 प्रिंसिपल दिए गए हैं किसके, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के 4 प्रिंसिपल हो गए, अब 5 प्रिंसिपल हो गए। पहला मॉड्यूलराइजेशन, कपलिंग, कोहेजन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, साइज ऑफ मॉड्यूल एंड शेयर यूज ऑफ फंक्शन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्रिंसिपल हो गए इसके टोटली। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, दिस इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन विच यूजर, मैनेजर एंड एनालिस्ट वर्क टुगेदर फॉर सेवरल डेज। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था, एक ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट आया था, उसमें हमने यही पढ़ा कि यह एक ऐसा
एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच है जिसमें सारे लोग मिलकर काम करते हैं, चाहे वो यूज़र हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे एनालिस्ट हो, सब लोग मिलकर एक साथ कई दिनों तक काम करते हैं। कई सारे मीटिंग इसके बारे में होती है और तब जाके कुछ रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है और तब सिस्टम को डेवलप करने की बात कही जाती है। इसको हम लोग जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में जैड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें मतलब जो लोग होते हैं इंक्लूड, उसमें से एक जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशन लीडर होता है। सेशन लीडर वो होता है जो कि जिसको हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ही बोलते हैं, जो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, जैड को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ठीक है, जैड को यही ऑर्गेनाइज करता है और ये व्यक्ति जो है, यह मेन व्यक्ति होता है वहाँ का, जो काफ़ी ट्रेन होता है। दूसरे नंबर पे यूजर्स होते हैं। यूजर्स कौन होते हैं? तो द की यूजर्स ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन आर वाइटल पार्टिसिपेंट्स इन जैड, यानी कि जो भी यूजर्स होते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये एक वाइटल पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैड के। दे आर ओनली वन हु हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मीन्स टू यूज द सिस्टम ऑन अ डेली बेसिस, यानी कि यह वह व्यक्ति होते हैं जिनको ये पता होता है और ये बात हमेशा क्लियर होती है इनके लिए कि हाँ, जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उस सिस्टम का क्या यूज है डेली बेसिस पे। उसके बाद आते हैं मैनेजर्स आते हैं। तो मैनेजर्स, इनका रोल क्या होता है? प्रोजेक्ट को अप्रूव करना इनका रोल होता है। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को समझना, उसकी प्रायोरिटी को सेट करना, ये मैनेजर का काम होता है। उसके बाद स्पॉन्सर्स होते हैं। तो स्पॉन्सर्स क्या है? जो पैसे लगाने का काम करते हैं कंपनी में, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट मेंबर होते हैं। उसका सिस्टम एनालिस्ट होता है। इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है जैड में। यह मेन व्यक्ति होता है जो कि पूरे कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को डेवलप करने में ये हर एक मॉड्यूल को जोड़े रखता है, हर एक व्यक्ति को जोड़े रखता है, हर एक मेंबर को जोड़े रखता है। स्क्राइब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नोट डाउन करने का काम करता है, यानी कि जब जैड डेवलप होता है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात जब आती है, जब कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रहा होता है जैड के माध्यम से, तो वहाँ पे उसके हर एक चीज़ का एक नोट्स तैयार किया जाता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो नोट डाउन करने का काम करता है, तो उस सिस्टम को हम स्क्राइब बोलते हैं। उसके बाद है इज स्टाफ, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टाफ, यानी कि वे सारे लोग आ जाते हैं इसमें। सिस्टम एनालिस्ट भी आता है इसमें प्रोग्रामर भी आता है, वे सारे लोग आ जाते हैं। डेटा एनालिस्ट आ जाता है, सारे लोग आ जाते हैं जो कि उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये सारे IS स्टाफ कहलाते हैं। कुछ बेनिफिट्स जैड के दिए गए हैं यहाँ पे, यानी कि जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स क्या है कि एक्टिवली इन्वॉल्व यूजर्स एंड मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि यूजर्स और मैनेजमेंट दोनों जो है इस प्रोजेक्ट में एक्टिवली, यानी कि एक्टिव रूप से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा है इनकॉर्पोरेट्स प्रोटोटाइपिंग एज अ मीन ऑफ कंफर्मिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्टेनिंग डिजाइन प्रोसेस। प्रोटोटाइपिंग का यहाँ पे यूज किया जाता है ताकि डिज़ाइन प्रोसेस को एडॉप्ट किया जाए। तो ये हमारा आज का सेकेंड क्लास था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाने का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 हमारा आज ख़त्म हो गया।